गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्लस टू का लेसन नंबर 11 पूर्ति का सिद्धांत का थर्ड पार्ट स्टार्ट कराएंगे, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने बताया सप्लाई क्या है और सप्लाई कितने तरह की होती है। सप्लाई के टाइप्स बताए कि 2 टाइप्स होती है सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इसके बाद आपको बताइए सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, उसके टाइप्स भी 2 होते हैं। उसके बाद सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई फंक्शन के बारे में आपको बताया। इसके बाद मूवमेंट एलोंग ए सप्लाई कर्व, यानी पूर्ति वक्र पर संचलन और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और पूर्ति वक्र का खिसकाव हमने बताया। पूर्ति वक्र के संचलन में हमने आपको बताया पूर्ति का विस्तार क्या है, पूर्ति का संकुचन क्या है, और पूर्ति के खिसकाव में हमने आपको बताया कि पूर्ति में वृद्धि किसे कहते हैं, पूर्ति में कमी किसे कहते हैं। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक हमारा आता है और क्वेश्चन अराइज होता है, वो कहता है कि हम कहते हैं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है, यानी प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, अर्थात प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ऐसा क्यों होता है, यानी ज़्यादा कीमत पर अधिक पूर्ति क्यों की जाती है। देखिए, पूर्ति जो सप्लाई है वो हाई प्राइस पर मोर सप्लाई इसलिए की जाती है। इसके 2 कारण होते हैं कि जब अगर अन्य बातें समान रहें, अदर डिटर्मिनेंट्स अगर कांस्टेंट होते हैं, जो प्राइस के अतिरिक्त जो भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं वो एलिमेंट और कंपोनेंट अगर कांस्टेंट होते हैं, तो हाई प्राइस का मतलब है हाई प्रॉफिट, यानी ज़्यादा प्राइस होने का मतलब होता है ज़्यादा लाभ। इसके अनुसार उत्पादक अधिक उत्पादन करने और अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यानी जब हाई प्राइस होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, तो इससे जो प्रोड्यूसर्स के लाभ हैं उनके बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जिससे प्रेरित होकर के एक उत्पादक ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अर्थात ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इंकरेज होता है, मोटिवेट होता है। एक तो रीज़न ये था। दूसरा, अधिक उत्पादन पर प्राय घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको कई प्रकार की इकोनॉमीज प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर जो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करता है, उसे रॉ मटेरियल जब वो खरीदेगा तो कम खरीदेगा तो वो अपेक्षाकृत महंगा मिलेगा। लेकिन अगर वाइड लेवल पर हम प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा मात्रा का प्रोडक्शन करेंगे, तो हम ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ज़्यादा आप समझते हैं कि हमेशा एवरेज रूप से सस्ता पड़ता है। एक एग्जाम्पल अगर हम देते हैं कि मान लीजिए हम 5 किलो आलू खरीद कर लाते हैं या 1 किलो आलू खरीदते हैं तो वो महंगा होगा। 1 किलो की अपेक्षा जब 5 किलो खरीदते हैं तो वो कुछ सस्ता पड़ता है एवरेज। और अगर 1 बोरी आलू खरीदते हैं तो वो और भी सस्ता पड़ेगा। 10 बोरी खरीदते हैं तो एवरेज जो कॉस्ट है वो और कम होगी। ऐसे ही यहाँ होता है, रॉ मटेरियल थोड़ा कम मात्रा में खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट प्राय कम आती जाती है। इसको कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का नियम के अनुसार जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, मैंने एक मशीन है, अब एक एग्जांपल और दिया इसी तरह कि अगर एक मशीन के साथ जब एक मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लो 5000 और आप उससे केवल 100 प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट तो उसकी उतनी है। मान लो आप उस मशीन के लिए 10,000 रेंट दे रहे हैं और आपने केवल 100 प्रोड्यूस किया तो 100 के लिए आप 10,000 जो है रेंट देंगे। लेकिन आपने अगर 10,000 प्रोड्यूस किया तो भी 10,000 देंगे। तो आप देखिए 100 के लिए 10,000 का मतलब है कि आपकी जो है पर यूनिट कॉस्ट 100 रुपये आ गई। लेकिन 10,000 के लिए 10,000 का मतलब पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 रुपये आ गई। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी घट जाती है। और आप ये जानते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो एडिशन होता है वही एवरेज कॉस्ट होता है। इसका अर्थ उत्पादन के बढ़ने पर जो सीमांत लागत वो है बढ़ती है, इसके अनुसार कीमत भी बढ़ेगी। और यदि अधिक पूर्ति के लिए जो है उत्पादन में उनको बढ़ाया जाता है, ठीक है, कीमत भी बढ़ेगी यदि अधिक पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया जाता है, यानी
उत्पादन अगर बढ़ा रहे हैं तो कीमत ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम उत्पादन को भी ज़्यादा मात्रा में करेंगे। तो ये दो रीज़न थे जिनके कारण हम ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा पूर्ति कर रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पूर्ति वक्र का जो खिसकाव होता है, ठीक है। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये आप जानते हैं कि देखिए जो अब तक बताया पूर्ति वक्र का खिसकाव, ये ठीक है, यानी शिफ्ट इन सप्लाई का आप पढ़ चुके हैं। ये आप पढ़ चुके हैं कि शिफ्ट इन सप्लाई का क्या है कि अगर सेम प्राइस पर सप्लाई घट जाती है, या मान लीजिए स्टार्टिंग में प्राइस ये और इस पर आप इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं ओके, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो एसएस हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेम प्राइस पर, इसी प्राइस पर आप इतनी सप्लाई करने लगे, ज़्यादा सप्लाई करने लगे, तो आपका सप्लाई कर्व जो है इधर शिफ्ट होकर के ये S1 हो जाएगा, यानी राइट साइड शिफ्ट होगा। और राइट साइड शिफ्ट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ये हो जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड, अगर आप इसी प्राइस पर कम क्वांटिटी खरीदते हैं, OQ से OQ1 और OQ से OQ0, तो आपका सप्लाई कर्व जो है इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा S0 और ये इंडिकेट करेगा डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए यहाँ पर वही OY और ये यहाँ OX। तो सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट होता है, खिसकाव होता है, वो दो कारणों से होता है, एक तो डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई के केस में सेम प्राइस पर सप्लाई राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी और OQ से OQ1 हो जाएगी, और डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी सप्लाई OQ से OQ0 हो जाएगी। एक तो ये चीज ध्यान रखिए। इसके बाद कहता है अगला जो टॉपिक है कि प्रौद्योगिकी या तकनीक, टॉपिक है हमारा तकनीक में परिवर्तन का, तकनीक में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर प्रभाव। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व when technique is changed, when technique, a technology is changed, यानी टेक्निक अगर चेंज हो जाए तो सप्लाई कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि तकनीक में परिवर्तन का किसी वस्तु की पूर्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तकनीक में परिवर्तन का किसी वस्तु की पूर्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की सीमांत लागत घट जाएगी और वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तथा वस्तु का पूर्ति वक्र अपने दाईं ओर सरक जाता है। प्रोडक्शन टेक्निक also influence supply of a commodity if new or latest
or modern technique is used for production of a commodity, then marginal cost is reduced and supply of good is increased, and supply curve of the commodity is shift right side. It is explained by the following figure. सीधा सा पहले आप ये बताएंगे कि अगर तकनीक जो है वो कुशल तकनीक का, एफिशिएंट तकनीक का आप उत्पादन में प्रयोग करते हैं तो आप देखिए पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। तो दोनों साइड हो सकती है, आपकी बुक में एक साइड दे रखी है, आप देखें। देखिए यहाँ ले लीजिए आप प्राइस और यहाँ ले लीजिए क्वांटिटी एक्स पर और ओ वाई का प्राइस। मान लीजिए शुरू में प्राइस ये था ओ क्यू, तो आप क्वांटिटी ओ क्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट जो सप्लाई का होगा आपका वो होगा एस एस। इतना समझ में आ रहा होगा कि जो भी टेक्निक हम पहले ऑलरेडी यूज कर रहे थे पहले से, उस पर ओपी पर ओ क्यू प्रोड्यूस कर रहे थे। मान लीजिए अब टेक्निक चेंज हो जाएगी। टेक्निक चेंज दो तरह से होती है, आप जानते हैं। अगर ओल्ड टेक्निक यूज की जाए, मॉडर्न टेक्निक, लेकिन मेनली मॉडर्न टेक्निक ही यूज करते हैं, सब ओल्ड कम करते हैं। लेकिन आपको दोनों साइड बताएंगे, बुक में केवल एक साइड है। अगर न्यू टेक्निक यूज कर ली जाए तो आप देखिए एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर न्यू टेक्निक इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड, अगर नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई किधर बढ़ती है? राइटवर्ड बढ़ती है, यानी इधर की साइड, और सप्लाई कर इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। सप्लाई कर एस एस शिफ्ट होकर एस एस से एस वन हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब इसको बढ़ाएंगे तो आप सेम प्राइस पर क्या पा रहे हैं? सेम प्राइस पर जहां ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब ओ क्यू वन आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे कि एस एस आफ्टर improvement of technique, improvement of technique, ठीक है। यानी ये जो है आफ्टर, अब मान लीजिए समझ में आ गया होगा, यही लिखना। और अगर ओल्ड टेक्निक यूज की जाए, पुरानी बैकवर्ड टेक्निक, तो आप देखेंगे एस एस लेफ्ट साइड से, और जहां आप पहले एस एस प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप S0 प्रोड्यूस करेंगे। ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड होगा। और यहां लिख देंगे ओल्ड टेक्निक यूज। ये है सारा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द फिगर ओ एक्स शो क्वांटिटी, ओ वाई शो प्राइस। दिस फिगर शो व्हेन price OP, then output is OQ, and SS is supply curve. We show at OP price, OQ output is produced. If a new or improved technique used for production of good, then supply curve, the supply of good is increased, and supply curve SS shift rightward shift SS to S1. On the other side, if old technique or backward technique used for production, then SS supply is reduced and SS curve shift left side SS to S0. It is explained. Okay? ये सारा इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक तो था हमारा ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में, तो आपको एक इक्वेशन बताई थी सप्लाई फंक्शन की। सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन में हमने 6-7 कंपोनेंट बताए थे। तो उन सबको कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे आप सप्लाई ऑफ एक्स क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर जीरो या पी ओ अदर होता है,
PR और आपका नंबर ऑफ फर्म और गोल ऑफ फर्म और प्राइस ऑफ फैक्टर और टेक्निक एक्सपेक्टेड प्राइस और गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा, ये सारे बताए गए। इसको छोड़ करके बाकी सभी जो है इनके शिफ्ट के कारण होते हैं। आप जानते हैं कि जो शिफ्ट होता है वो इनमें चेंजिंग के कारण होता है। अगर ये फैक्टर्स चेंज होते हैं तब शिफ्ट होता है। इसके कारण तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके कारण इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक तो इनमें से ही हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया कि अगर टेक्निक चेंज होती है तो किस तरह से वो सप्लाई कर्व में चेंजेस लाती है। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है हमारा कि फैक्टर ऑफ प्राइस। इसी तरह का एक टॉपिक है कि आगतों की कीमतों में आगतों या साधनों, आगतों कह लीजिए या साधनों की कीमतों में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर प्रभाव, ये टॉपिक मीन्स इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर और इनपुट, आगत कहते हैं, पहले ये लिख दीजिए वैसे इनपुट कहते हैं आगतों या फैक्टर्स इज चेंज। क्वेश्चन समझ में आ गए हो कि अगर जो फैक्टर्स हैं, ये जो टॉपिक है वो ये है प्राइस ऑफ फैक्टर। अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ फैक्टर चेंज हो जाए, जैसे हमने बताया था कि हमारे पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख रुपए से हम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए कंप्यूटर के अगर पार्ट्स महंगे आएंगे तो हम कम कंप्यूटर जो है बना सकेंगे, और अगर पार्ट्स सस्ते आते हैं तो हम ज़्यादा कंप्यूटर बना सकते हैं। इसी तरह सस्ती लेबर आ सकती है तो ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि लेबर पर जो एक्सपेंसेस वो कम होगा और उतने से हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे पहले उसी तरह से प्राइस ऑफ फैक्टर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज। अब देखिए प्राइस ऑफ फैक्टर जो है, प्राइस ऑफ फैक्टर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर घट भी सकते हैं। अगर प्राइस ऑफ फैक्टर बढ़ेंगे तो जो सप्लाई है वो घट जाएगी, और प्राइस ऑफ फैक्टर घटेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ फैक्टर का मतलब है जैसे लेबर, ठीक है, या रॉ मटेरियल अगर ये घटते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, लेबर और रॉ मटेरियल, तो अगर ये बढ़ते हैं तो इस सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर ये घटते हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो देखिए if price of factor like raw material like labor charge is increased, then supply of good is decreased. On the other side, price of factor is decreased, then supply of goods is increased. It is explained by following figure बनाए। देखिए हाँ वही प्राइस यहाँ पर मान लीजिए प्राइस इतना है और इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस की जा रही है। इनिशियल सप्लाई का जो है वो ये है, स्टार्टिंग का एसएस। देखिए अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ फैक्टर बढ़ गया, तो आप माइंड में ध्यान रखेंगे कि अगर प्राइस ऑफ फैक्टर बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस होगी, और सप्लाई रिड्यूस किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। तो सप्लाई कर्व जो है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, एस से कितना, S0 यानी अब उसी प्राइस पर आप OQ 0 सप्लाई करेंगे।
क्लियर। ओके, 0 आपने सप्लाई उसी प्राइस पर कर दिया। अब मान लीजिए, अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे प्राइस ऑफ इनपुट, लिख लीजिए बेशक, इनपुट फॉल इन, ये लिख लीजिए बेशक, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, और नहीं सॉरी, राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट, ये आ जाएगा। जब प्राइस राइज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, फॉल इस साइड होगी, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं, अगर प्राइस फॉल हो जाए, प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई इधर से S1 तो